Good morning, all of you. So today's lecture is going to be all about a contractual relationship between a banker and a customer. इसके अंदर हम बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी पोर्शन कवर करेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशन, यानी कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट होते हैं बैंकर और कस्टमर के बीच में, उसके बारे में बात करेंगे. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन रेलेवेंट लॉज, जो इससे पर्टेन करते हैं. यानी जब ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स में किसी भी तरह का ब्रीच हम देखेंगे तो हम अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कहाँ कहाँ करा सकते हैं, किन किन लेजिस्लेशंस के अंदर करा सकते हैं, ये भी हमें कवर करना होगा. सो लेट्स विदाउट अ मच डू लेट्स स्टार्ट विद इट. क्लियरली अगर हम इंट्रोडक्टरी बैकग्राउंड की बात करें तो किसी भी कस्टमर और बैंकर का रिलेशनशिप उसी मोमेंट से स्टार्ट हो जाता है, द वेरी मोमेंट any customer opens an account in a banking company or a bank for that matter, and it comes to an end immediately on the closure of the account. जो ये टर्म्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन जो क्रिएट हुआ है एक बैंकर और कस्टमर के बीच में, ये टर्म्स क्या कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स पे रिलाई करेगा. तो ये टर्म्स आर यूजुअली नॉट एम्बॉडीड इन एनी रिटन अग्रीमेंट एग्जीक्यूटेड बाय द पार्टीज. दैट कुड बी द बट वॉट, जब भी हम अकाउंट्स खोलते हैं, वेन एवर वी ओपन एनी अकाउंट, वी हैव ऑलवेज विटनेस्ड कि वहाँ पर हम अग्री करते हैं, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अग्री करते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन MITC जो किसी भी बैंक के फॉर्म के पीछे लिखे होते हैं, उन MITC को हम नोइंगली अननोइंगली अग्री करते हैं. एंड चूँकि हम अग्री करते हैं तो वी नीड टू अबाइड बाय द रूल्स एंड द रेगुलेशंस विच आर बीइंग इम्पोज्ड बाय एनी बैंकर, सच बैंकर ऑन इट्स कस्टमर्स. तो ऑल्दो इट इज़ बीइंग सेड दैट वो टर्म्स कहीं लिखे नहीं होते हैं, लेकिन जो MITC होता है वो उसी का एक पार्ट होता है, राइट. अब जो आपका सेक्शन 45Z है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, दैट टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द कस्टमर एंड इट स्टेट्स क्लियरली कि जो कस्टमर है दैट वुड इंक्लूड, ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है. ये डेफिनेशन बताती है कि कस्टमर वुड इंक्लूड द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल्सो द कॉरपोरेशंस. नाउ वी टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स कि किस किस तरीके के रिलेशनशिप्स यहाँ क्रिएट होते हैं. तो कौन कौन से कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स हम देख रहे हैं. पहला तो है डेटर और क्रेडिटर का, दूसरा है प्लेजर और प्लेजी का, बेलर एंड बेली, लेसर एंड लेसी, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी, प्रिंसिपल, एजेंसी, मॉर्गेजर, मॉर्गेजी. सो दीज आर सर्टेन काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो क्रिएट होते हैं किसी भी अकाउंट के ओपन होने से एक बैंकर और कस्टमर के बीच में. इफ़ वी नीड टू टॉक अबाउट द नेम्स ऑफ द लॉज और द लेजिस्लेशन जहाँ पर हम इस रिलेशनशिप के ब्रीच पे अपने ग्रीवेंस रिड्रेस कराएंगे, तो वो कुछ लेजिस्लेशंस ये हैं. पहला तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, DRT एक्ट, लोक अदालत एक्ट, सरफेसी एक्ट एंड द लेंडर्स लाइबिलिटी एक्ट. अगर हम डेटर और क्रेडिटर के रिलेशनशिप की बात करें तो जब भी कोई कस्टमर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करता है तो जो बैंक है वो उस कस्टमर का डेटर बन जाता है और जो कस्टमर है वो क्रेडिटर बन जाता है. एंड ऑब्वियसली दैट मनी कैन बी विड्रॉन बाय अबाइडिंग बाय द प्रोसीजर ऑफ विड्रॉल. इसके अलावा है प्लेजर और प्लेजी का. तो यहाँ पर जो प्लेजर है वो आपका कस्टमर होता है, जो प्लेजी है वो आपका बैंकर होता है. इफ़ यू टॉक अबाउट बेलर एंड बेली, तो बेलर और बेलमेंट हम सेक्शन 148 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर देखते हैं. बेलमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करते हैं फॉर सम पर्पस अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर जो बेलर है वो आपका कस्टमर होता है और जो बैंकर है वो आपका बेली की तरह एक्ट करता है. एंड दे शैल रिटर्न द गुड्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट पर्पस. वॉट वी नीड टू कीप इन टू माइंड इज़ कि जो बैंक है वो अपने एडवांसेस को हमेशा सिक्योर करती है. यानी अगर वो आपको किसी भी तरह का उधार दे रही है, किसी भी तरह का लोन दे रही है, तो उसको सिक्योर करेगी बाय टेकिंग सम काइंड ऑफ सिक्योरिटी, एंड दो सिक्योरिटी कुड बी सम टैंजिबल असेट, राइट. तो ये थे आपके कुछ रिलेशनशिप. अपार्ट फ्रॉम इट ऑल्सो सम relationship could be lesser and lessee, यानी locker facility could be a very good example of creating a relationship of lesser and lessee. trustee और beneficiary, यानी जो बैंक है वो एक तरह का ट्रस्ट होता है, राइट. वो ट्रस्टी है और जो कस्टमर है वो उसका बेनिफिशियरी होता है. सो दीज आर सर्टेन रिलेशनशिप्स जो क्रिएट किए जाते हैं किसी भी कस्टमर और बैंकर के द्वारा जब वो अपना अकाउंट वहाँ पर खोलते हैं. लॉज की अगर हम बात करें, if we talk about the laws which are going to be helpful in addressing the grievances when
द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर गेट्स इन्फ्रिंज्ड। तो उस सिचुएशन में हमने सबसे पहला देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या करेगा? इट इज़ गोइंग टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, और ये उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेगा। क्यों रिड्रेस करेगा? ये कैसे? ये बैंकिंग लॉ के रिजीम में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सर्विस टर्म की डेफिनेशन दी हुई है उसमें बैंकिंग सर्विसेज भी इंक्लूड हैं। तो अगर उस सर्विस से भी कोई ग्रीवेंस स्पर कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, लिमिटेशन एक्ट 1963, यहाँ लिमिटेशन एक्ट कैसे इसके पिक्चर में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हर एक्टिविटी के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पर रिवाइवल ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिवाइव करवा सकते हैं 3 तरीक़ों से। अगर आपने अपने डेट को एक्नॉलेज किया है तो, अगर आपने अपने डेट का पार्ट पेमेंट कर दिया है तो, अदरवाइज अगर आपने फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं अपने लोन के अगेंस्ट, तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिवाइव करा सकते हैं या अपने लोन टाइम पीरियड के रिपेमेंट को बढ़वा सकते हैं। Now, if we talk about recovery of debts due to Banks and Financial Institutions Act, DRT Act जिसे हम कहते हैं, ये 24 जून 1993 को आया एग्जिस्टेंस में। इसकी वजह से DRT एक यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एंड दैट इज़ द रीज़न इस लंबे चौड़े नाम वाले एक्ट को हम DRT एक्ट कहते हैं। यहाँ पर रिकवरी ऑफ डेट किया जाता है ऑफ अबव ₹10 लाख। अब यहाँ पर डेट की भी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई कि डेट हम किन किन चीज़ों को मानेंगे। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो पेबल है अंडर अ डिक्री और एनी सिविल कोर्ट, और ऐसा कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड, या फिर ऐसी लाइबिलिटी जो किसी मॉर्टगेज के अंदर अराइज हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें डेट का पार्ट क्रिएट करती हैं या डेट क्रिएट करती हैं, और इसी के रिकवरी से के रिलेशन में आपका ये DRT लेजिस्लेशन एग्जिस्टेंस में लाया गया है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, तो यहाँ पर लोक अदालत इस्टेब्लिश किए गए हैं। लोक अदालत में हमें पता है यूजुअली कमर्शियल मैटर्स या आपके पर्सनल लॉज के मैटर्स जाते हैं, तो बैंकिंग लॉ मैटर इज़ वन ऑफ सच। तो इसीलिए हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की भी मदद ले सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कराने के लिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, सरफेसी एक्ट 2002, इसकी वजह से सरसाई कॉन्स्टिट्यूट की गई। व्हाट इज सरसाई? इट इज़ अ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये आपका एक तरह का रजिस्ट्री क्रिएट किया गया फॉर द रिकवरी ऑफ NPA विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द लेजिस्लेशन जिनकी मदद हम ले सकते हैं किस के पर्पज़ के लिए। अगर हमारा बैंकर और कस्टमर का जो लीगल रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फ्रिंजमेंट हम देखते हैं, तो हम इन लेजिस्लेशंस के अंदर रिगार्डिंग रिस्पेक्टिवली क्या कर सकते हैं? अपने ग्रीवेंसेस को रिट्रेस करवा सकते हैं। अगर हम सारफेसी की बात करें तो सारफेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर ले। पहला है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एंड द लास्ट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट? तो ये कुछ ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपके सारफेसी एक्ट के, एंड इन्हीं शब्दों से मिलके आपका सारफेसी एक्ट बना भी है, यानी यही आपका फुल फॉर्म भी है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती हैं वो किसी फाइनेंशियल एसेट को अगर ख़रीद रही हैं तो उसको वो बेच कर इंस्टीट्यूशनल और क्वालिफाइड बायर्स को बेच कर जो फंड क्रिएट करती हैं, द होल पर्पस इज़ नोन एज व्हाट? सिक्योरिटाइजेशन। और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिसीट होती है वो इश्यू की जाती है बायर्स को, और ये जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, राइट? एसेट रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि टू टेक ओवर द लोन्स और एडवांसेस फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। यानी हम एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, हम किसी एक ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कंपनी को टेक ओवर करने जा रहे हैं, अब उसके एसेट को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने किसी बैंक से उधार लिया ताकि हम उस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंपनी को क्या कर पाएँ? रिवाइव कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी राइट और टाइटल जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फेवर में क्रिएट हुआ हो उसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है, राइट?
That is all in relation to the relationship between a customer and a banker. Thank you so much. There's one more legislation to it which is Lenders Liability Act. इसका मतलब है कि कुछ प्रैक्टिस कोड को डेवलप करना फॉर द लेंडर्स, यानी जो लोन एप्लीकेशन है इट नीड टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन अ रीजनेबल टाइम। यहाँ पर बोरोवर के वेलफेयर को हमेशा कंसिडर किया जाएगा, और कोई भी ऐसा बोरोवर जो पाइवेटल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से डील कर रहा है या प्रायोरिटी सेक्टर से बिलोंग कर रहा है, तो उसको हम उसकी एप्लीकेशन को प्रायोरिटी सेक्टर पे डिस्पोज ऑफ करेंगे। अपार्ट फ्रॉम इट देयर इज ऑल्सो प्रोविजन ऑफ बैंकिंग ऑम्बुड्समैन अंडर सेक्शन 35 कैपिटल ए ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। यहाँ पर भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम क्रिएट किया गया है, जहाँ पर हम अपने कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के ब्रीच के रिगार्डिंग रिड्रेसेस को ग्रीवेंसेस को क्या कर सकते हैं, रिड्रेस करा सकते हैं। अगर हम कस्टमर्स के लीगल रिलेशनशिप, कस्टमर और बैंकर के लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट अवॉइड द टॉपिक्स ऑफ द राइट्स ऑफ अ कस्टमर और अ बैंकर। तो अगर हम कस्टमर के राइट्स की बात करें तो ही हैज़ ऑल द राइट्स टू हैव अ फेयर ट्रीटमेंट। आप किसी भी कस्टमर को किसी भी बेसिस पे उनके बीच में डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं, या आप किसी को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसपेरेंट फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग होनी चाहिए। कस्टमर के पास ये राइट है कि उसको आप जैसे भी डील कर रहे हो वो डील करने का तरीका शुड बी ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ऑनेस्ट। सूटेबिलिटी, राइट ऑफ सूटेबिलिटी का मतलब है कि जो पॉलिसीज़ जो सर्विसेज बेस्ट सूट कर रही हों कस्टमर की नीड को, ना कि आपके बिजनेस को, आपको सिर्फ और सिर्फ उनको वही बतानी और उनको वही प्रैक्टिस करवाने के लिए मोटिवेट करना चाहिए। दे ऑलवेज हैव द राइट ऑफ प्रिवेसी, यानी आप उनके राइट ऑफ प्रिवेसी को क्या इन्फ्रिंज नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में इन्फ्रिंज हुआ है तो आप अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करा सकते हैं और कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। बात करें अगर राइट ऑफ अ बैंकर की, तो दे हैव अ राइट टू चार्ज इंटरेस्ट। हम देखते हैं टाइम पे हमारे एसएमएस पोर्टल के मैनेजमेंट के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या हमारी चेकबुक्स के मेंटेनेंस के लिए, फलाना डिमाका, बहुत सारी एन नंबर ऑफ चीज़ों के लिए बैंकर्स जो हैं क्या करते हैं, अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। दे कैन लेवी कमीशन एंड सर्विस चार्जेस। अगेन वही बात आई कि वो जो पॉपअप मैसेजेस आते हैं बैंक्स के, वो उसके मेंटेनेंस के लिए कुछ चार्जेस वो कट करते हैं हर बारी, एवरी ईयर, एनुअली और मे बी मंथली, एज पर द रूल्स एंड द पॉलिसीज ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक। Lien, they can maintain the security. They have all the rights to set off and merge the accounts. वो किसी भी बैंकर कस्टमर का अकाउंट मर्ज करा सकते हैं उनके दूसरे अकाउंट के साथ। They have a right of appropriation and also they have all the rights to close the account of any customer, but they can do so only by giving a written notice. अब अगर हम बैंकर के ड्यूटीज़ की बात करें तो दे हैव द ड्यूटी टू ऑनर द चेक, and if wrongful refusal to honor the check, bank is liable to pay the compensation to the customer as well. The duty to follow the instructions given by the customer, otherwise should abide by rules and regulation. They have this duty of non-disclosure of personal information of customers to any outsider, and they also have the duty to maintain the transactions done by the customer. Apart from it, there are certain duties of the customers as well. We cannot say that only the banker has some duty. The customers would also have certain duties, जैसे कि अगर किसी भी तरह का वायलेशन हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन बैंक को देना है। यानी अगर आपकी चेकबुक चोरी हो गई है, आपका एटीएम चोरी हो गया है, तो आपको उसकी रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन बैंक को बतानी पड़ेगी। जो आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को प्रेजेंट करते हैं बैंक में जाके, जब हम एनआई एक्ट करेंगे तो वहाँ पर प्रेजेंटमेंट एक टॉपिक है, हम उसे कवर जब करेंगे यू वुड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ दिस प्रेजेंटमेंट ऑफ एनआई। तो जब भी हमें एनआई प्रेजेंट करना होता है वी हैव दिस ड्यूटी कि हम एनआई को सिर्फ और सिर्फ बिजनेस आवर्स में ही प्रेजेंट करें। अपार्ट फ्रॉम इट जो केवाईसी है उसको भी जब भी बैंक रिक्वायर करे तो आपको अपडेट करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम इट जो ड्यूज़ होते हैं बैंक्स के वो भी आपको टाइम पे करने होते चाहिए। एंड लास्टली बट नॉट द लीस्ट, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि बैंकर हैज़ दिस ड्यूटी, कस्टमर हैज़ दिस ड्यूटी कि वो जो MITC है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस, उनको केयरफुली रीड आउट करें। विद दिस वी कंक्लूड दिस होल चैप्टर। थैंक यू सो मच। If we talk about the laws which are going to be helpful in addressing the grievances when
द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंकर एंड अ कस्टमर गेट्स इन्फ्रिंज्ड। तो उस सिचुएशन में हमने सबसे पहला देखा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये क्या करेगा? इट इज़ गोइंग टू सिक्योर एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स, और ये उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करेगा। क्यों रिड्रेस करेगा? ये कैसे? ये बैंकिंग लॉ के रिजीम में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सर्विस टर्म की डेफिनेशन दी हुई है, उसमें बैंकिंग सर्विसेज भी इंक्लूड हैं। तो अगर उस सर्विस से भी कोई ग्रीवेंस स्पर कर रहा है, तो उस सिचुएशन में भी क्या होगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हम अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, लिमिटेशन एक्ट 1963, यहाँ लिमिटेशन एक्ट कैसे इसके पिक्चर में आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर हर एक्टिविटी के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड टाइम पीरियड दिया हुआ है। तो यहाँ पर रिवाइवल ऑफ डॉक्यूमेंट को लेकर के कहा गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स रिवाइव करवा सकते हैं 3 तरीक़ों से। अगर आपने अपने डेट को एक्नॉलेज किया है तो, अगर आपने अपने डेट का पार्ट पेमेंट कर दिया है तो, अदरवाइज अगर आपने फ्रेश सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए हैं अपने लोन के अगेंस्ट, तो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिवाइव करा सकते हैं या अपने लोन टाइम पीरियड के रिपेमेंट को बढ़वा सकते हैं। Now, if we talk about recovery of debts due to Banks and Financial Institutions Act, DRT Act जिसे हम कहते हैं, ये 24 जून 1993 को आया एग्जिस्टेंस में। इसकी वजह से DRT एक यानी डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल क्रिएट किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया गया, एंड दैट इज़ द रीज़न इस लंबे चौड़े नाम वाले एक्ट को हम DRT एक्ट कहते हैं। यहाँ पर रिकवरी ऑफ डेट किया जाता है ऑफ अबव ₹10 लाख। अब यहाँ पर डेट की भी डेफिनेशन प्रोवाइड की गई कि डेट हम किन किन चीज़ों को मानेंगे। तो ऐसी कोई भी लाइबिलिटी, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, ऐसी कोई भी लाइबिलिटी जो पेबल है अंडर अ डिक्री और एनी सिविल कोर्ट, और ऐसा कोई भी आर्बिट्रेशन अवार्ड, या फिर ऐसी लाइबिलिटी जो किसी मॉर्टगेज के अंदर अराइज हो रही हो। तो ये सारी चीज़ें डेट का पार्ट क्रिएट करती हैं या डेट क्रिएट करती हैं, और इसी के रिकवरी से के रिलेशन में आपका ये DRT लेजिस्लेशन एग्जिस्टेंस में लाया गया है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987, तो यहाँ पर लोक अदालत इस्टेब्लिश किए गए हैं। लोक अदालत में हमें पता है यूजुअली कमर्शियल मैटर्स या आपके पर्सनल लॉज के मैटर्स जाते हैं, तो बैंकिंग लॉ मैटर इज़ वन ऑफ सच। तो इसीलिए हम लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट की भी मदद ले सकते हैं अपने ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कराने के लिए। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, सरफेसी एक्ट 2002, इसकी वजह से सरसाई कॉन्स्टिट्यूट की गई। व्हाट इज सरसाई? इट इज़ अ सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये आपका एक तरह का रजिस्ट्री क्रिएट किया गया फॉर द रिकवरी ऑफ NPA विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द लेजिस्लेशन जिनकी मदद हम ले सकते हैं किस के पर्पज़ के लिए। अगर हमारा बैंकर और कस्टमर का जो लीगल रिलेशनशिप या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है, अगर उसमें किसी भी तरह का इन्फ्रिंजमेंट हम देखते हैं, तो हम इन लेजिस्लेशंस के अंदर रिगार्डिंग रिस्पेक्टिवली क्या कर सकते हैं? अपने ग्रीवेंसेस को रिट्रेस करवा सकते हैं। अगर हम सारफेसी की बात करें तो सारफेसी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर ले। पहला है सिक्योरिटाइजेशन, दूसरा है एसेट रिकंस्ट्रक्शन, तीसरा है एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, एंड द लास्ट इज सिक्योरिटी इंटरेस्ट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिक्योरिटी इंटरेस्ट, राइट? तो ये कुछ ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं आपके सारफेसी एक्ट के, एंड इन्हीं शब्दों से मिलके आपका सारफेसी एक्ट बना भी है, यानी यही आपका फुल फॉर्म भी है। तो सिक्योरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमने क्या किया, जो सिक्योरिटाइजेशन कंपनीज होती हैं वो किसी फाइनेंशियल एसेट को अगर ख़रीद रही हैं, तो उसको वो बेच कर इंस्टीट्यूशनल और क्वालिफाइड बायर्स को बेच कर जो फंड क्रिएट करती हैं, द होल पर्पस इज़ नोन एज व्हाट? सिक्योरिटाइजेशन। और फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी रिसीट होती है वो इश्यू की जाती है बायर्स को, और ये जो इंटरेस्ट होता है दैट इज़ एन अनडिवाइडेड इंटरेस्ट, राइट? एसेट रिकंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि टू टेक ओवर द लोन्स और एडवांसेस फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्पस ऑफ रिकवरी। यानी हम एक सिक्योरिटाइजेशन कंपनी है, हम किसी एक ऑलमोस्ट इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट कंपनी को टेक ओवर करने जा रहे हैं, अब उसके एसेट को हमें रिकंस्ट्रक्ट करना है। तो रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने क्या किया, हमने किसी बैंक से उधार लिया ताकि हम उस ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंपनी को क्या कर पाएँ? रिवाइव कर पाएँ। अपार्ट फ्रॉम इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट का मतलब होता है ऐसा कोई भी राइट और टाइटल जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के फेवर में क्रिएट हुआ हो, उसे सिक्योरिटी इंटरेस्ट कहा जाता है, राइट? दैट इज